हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। आप सभी का भौगोलिक अध्ययन में स्वागत है। आप और हम मिलकर के कंप्लीट कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी को। और फिजिकल ज्योग्राफी को ही पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने इससे पहले 3 वीडियोस के माध्यम से ज्वालामुखी या वोल्केनो एक्टिविटीज़ को हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको वो तीनों वीडियोस पसंद आए होंगे। काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं उन वीडियोस पे, तो आप लोग बने रहिए। और आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के ही जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट, भौतिक भूगोल के ही भवाकृतिक विज्ञान वाला जो हमारा सेक्शन है, वाला जो खंड है, उसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम रहेगा आइसोस्टेसी, बोले तो हिंदी में भू संतुलन। तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भू संतुलन होता क्या है और भू संतुलन की ज़रूरत कहाँ पड़ी, हमने कब इसे पहचाना, किस वैज्ञानिक ने इसका सबसे पहले नाम भू संतुलन दिया, क्या इसका बेसिक परिचय है, क्या इसका बैकग्राउंड है। इन सभी प्रश्नों के साथ आज हम लोग इस वीडियो का बेसिक कंप्लीट करेंगे। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि 2 वीडियो के माध्यम से ही मैं इस बड़े से टॉपिक को छोटे छोटे 2 वीडियोस के माध्यम से ही कंपाइल कर दूं, ताकि आपको शॉर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो आप और मैं, हम लोग मिलकर के इसे कंप्लीट करेंगे। बस बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भू संतुलन होता क्या है। तो मैं अगर आपको इसका एक सामान्य सा परिचय दूं, तो आप देखिएगा कि सबसे पहले आप ये समझिए इस बात को कि भू संतुलन क्या होता है। आपने देखा है और आप जानते हैं, क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेशन करती है, घूमती है, घूर्णन करती है अपने अक्ष के ऊपर। देखा है आपने। और उस घूर्णन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। अब इस घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान सभी संतुलन की स्थिति में बने हुए हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन सभी के सभी स्थलाकृतियों को संतुलित बनाए रखने में कामयाब रही है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन ऊंचे उठे पर्वत और गहरे गर्तों को एक समान संतुलन की स्थिति के अंदर बनाए रखे हैं? सबसे पहले तो भू संतुलन को समस्थिति भी कहते हैं। हिंदी में समस्थिति, समस्थिति या भू संतुलन एक ही बात है, और इंग्लिश में इसे आइसोस्टेसी कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी के सतह पर उच्चावच के रूप में स्थित पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, बोले तो माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स और ओशियंस, और उनके भार के अनुसार भूपर्पटी के नीचे स्थित चट्टानों के ऊपर संतुलन बना हुआ है। एक अजीब सा हम संतुलन देखते हैं जो कभी हिलता नहीं है। मतलब आपने कभी देखा नहीं होगा कि एक पर्वत आज खड़ा है और कल को गिर गया, कभी नहीं होता ऐसा। एक संतुलन की स्थिति बनी हुई है। तो इस संतुलन को ही भू संतुलन या आइसोस्टेसी कहा जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक अमेरिकन जो साइंटिस्ट है, जिनका नाम है डटन, मतलब अमेरिकन भूवैज्ञानिक है जिनका नाम था डटन। उन्होंने 1889 के अंदर सबसे पहले भू संतुलन शब्द का उपयोग किया, जिसे इंग्लिश में आइसोस्टेसी कहा गया। ये ग्रीक वर्ड है जो आइसोस्टेसियस से बना है, मतलब स्थिरता की अवस्था। तो बेसिकली ये उस दशा के लिए है, मतलब इस शब्द का प्रयोग उस दशा के लिए किया जाता है जिस दशा में पर्वत, पठार, मैदान और पृथ्वी के ऊपर स्थित विभिन्न भू आकृतियां जिस दशा के अंदर एक संतुलन की अवस्था के अंदर कायम रहे, उस संतुलन की स्थिति को हम लोग कहेंगे भू संतुलन। सबसे पहले बात तो ये। अब आप इस बात को समझिए कि ये भू संतुलन की बात आई कहाँ से। तो आई कहाँ से ये बात भू संतुलन की? तो सबसे पहले 1735 में, 1735 में पियरे बॉग्यार नाम के एक जियो साइंटिस्ट थे, पियरे बॉग्यार। उन्होंने क्या किया? उन्होंने साउथ अमेरिका की एंडीज जो पर्वतमाला है, एंडीज जो माउंटेन रेंज है, वहाँ पर उन्होंने कुछ अध्ययन किए, कुछ प्रेक्षण किए। उस अध्ययन के अंदर प्लम बॉब जो होता है, साहुल पिंड जो होता है, उसके माध्यम से उन्होंने कुछ प्रेक्षण किए। और प्रेक्षण में उन्होंने ये पाया कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों की तरफ जो पिंड है वो आकर्षित होता है, या यूँ कहें कि जो मैग्नेटिक निडल जो होती है वो उसकी तरफ आकर्षित होती है। जो देखिए, ये जो पूरा सिद्धांत है ये इस पर बेसिस रहेगा। ये एक फिजिक्स का एक लॉ है कि जो आकृति जितनी ज़्यादा बड़ी है, जिसका मास जितना ज़्यादा बड़ा है, उसमें आकर्षण शक्ति उतनी ही ज़्यादा है। सबसे पहले तो आपको ये नियम याद रखना है कि जो आकृति जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसमें उतना ही ज़्यादा आकर्षण होगा। हमारी पृथ्वी का जो साइज़ है, तो उसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी उतना ज़्यादा है। तो पृथ्वी से बड़ा सूर्य है, तो सूर्य का आकर्षण शक्ति भी पृथ्वी से ज़्यादा होगी। तो जो मास जितना बड़ा है उसका आकर्षण शक्ति जो है, अट्रैक्शन जो फोर्स है, वो उतनी ज़्यादा होती है। जो मास जितना छोटा होगा उसकी आकर्षण शक्ति उतनी ही कम होती है। तो
जब प्रेक्षण किए गए तो देखा कि एंडीज पर्वतमाला की तरफ जो सुई है, जो प्लम बॉब है, वो उस तरफ आकर्षित हो रहा था। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो पर्वतमाला है इसमें कुछ ना कुछ आकर्षण है। देखिए, इसी तरह का प्रेक्षण भारत में भी किया गया। भारत में ये कब किया गया, आप देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है, मैंने इसको मेंशन किया स्पेशली क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल कई बार परीक्षा में अपने को लिखना होता है, पूछ लेते हैं। तो 1859 में, ये देखिए 1859 में उत्तरी भारत के अंदर एक त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण हुआ। ट्राइग्नोमेट्रिकल और जियोडेसी एक सर्वे होता है जो भारत के उस समय के सर्वेयर जनरल थे जॉर्ज एवरेस्ट, उनके द्वारा ये सर्वे किया जा रहा था। अब मैं इसको जो सर्वे है, आपको इस पूरे सर्वे को बहुत शॉर्ट में और बहुत सरल भाषा के अंदर समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या था ये सर्वे, आप देखिएगा कि बेसिकली क्या था कि हिमालय पर्वतमाला के आसपास ये सर्वे किया जा रहा था। ये है हिमालय पर्वतमाला, ये देखिए, और इसके अंदर यहाँ पर एक मशीन लगाई गई जिससे सर्वे होना था। ये कल्याण है और इसी से दूर यहाँ पर एक और जगह है जिसका नाम है कल्याणपुर। तो दो जगहों पर ये सर्वे किया जाना था। अब आप देखिएगा कि जब इस लाइन पर सर्वे किया गया और इस लाइन पर किया गया, हालांकि ये दोनों एक ही अक्षांश पर थे पर हिमालय से दूर थे। कहने का मतलब है अक्षांश एक ही था पर हिमालय से जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा थी। जैसे कल्याण तो जैसे 60 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर था हिमालय से, और कल्याणपुर जो है वो लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि एक्सिस जो है दोनों का सेम था। तब जब ये प्रेक्षण किए गए तब हमें ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हिमालय की आकर्षण शक्ति काम करती है, क्योंकि ये दोनों एक समान अक्षांश पर हैं। तो इन दोनों के प्रेक्षण का मान, अक्षांश का मान एक समान आना चाहिए, तो एक समान नहीं आता है, उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो हो गया, चलो ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम लोग प्रेक्षण करें कि हिमालय जितना बड़ा है, जितना कि उसका घनत्व, जितना कि उसकी आकर्षण शक्ति होनी चाहिए थी, उस हिसाब से तो ये कम से कम 28 जो है सेकंड का अंतर आना चाहिए था। पर 28 सेकंड का अंतर नहीं आकर के लगभग 5 सेकंड का, या यूँ कहें 28 सेकंड का तो दोनों में अंतर आना चाहिए था। जब हम उसके अंतर को निकालते हैं तो 15 सेकंड का एक डिफरेंस निकलता है कि मिनिमम 15 सेकंड का डिफरेंस आना चाहिए था, क्योंकि हिमालय इतना आकर्षित करता है। पर वो 15 सेकंड का अंतर नहीं आकर के सिर्फ 5 सेकंड का अंतर आता है। अब मैं आपको इस पूरी चीज़ को एक समराइज करता हूँ। देखिए क्या होता है कि दो स्थान हैं और दोनों के दोनों स्थानों पर एक समान प्रेक्षण किए जा रहे हैं। क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हिमालय पर्वतमाला है, ये देखिए, और एक समान स्थान है, एक स्थान है ये यहाँ और एक स्थान है यहाँ। ये हिमालय से 350 किलोमीटर्स की दूरी पे है, ये 60 किलोमीटर्स की दूरी पे है। जब हम इनका एक्सेस देखते हैं तो एक समान आना चाहिए, और जब हम यहाँ पर जियोग्राफिकल सर्वे करते हैं तो जो हमारा जो उपकरण होता है वो बड़े मास की तरफ आकर्षित होता है। तो कायदे से जो नियम कहता है कि हिमालय जितनी बड़ी आकृति है, अगर उसकी आकृति का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये कम से कम भी फ्रॉम ए स्टेशन से बी स्टेशन पर कम से कम भी 15 सेकंड का डिफरेंस आना चाहिए कि भाई 15 सेकंड ज़्यादा ये उसको आकर्षित करेगा। पर ये डिफरेंस 15 सेकंड का नहीं आकर के मात्र 5 सेकंड का ही ये डिफरेंस आता है। अब ये फिर से एक गड़बड़ वाली बात है कि चलो ये तो हमें समझ में आ गया था कि भाई ये डिफरेंस आएगा बिकॉज हिमालय की एक अपनी आकर्षण शक्ति है, वो अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करता है। पर ये जो डिफरेंस है ये 15 सेकंड का आना चाहिए था। हिमालय की आकृति इतनी बड़ी है, फिर भी ये इतना कम कैसे आया, ये सिर्फ 5 सेकंड कैसे आया? तब इसके ऊपर अलग अलग मत आए सामने। देखिए अब आप इसको थ्योरी को देखिए कि कल्याण जो कि हिमालय की तलहटी में है, हिमालय पर ही स्थित है, और कल्याणपुर जो हिमालय से दूर है, 375 माइल्स दूर है। इन दोनों में त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण किए गए, ठीक है, और इसके अंदर जो अंतर पड़ा वो जितना अंतर पड़ना चाहिए था, जितना 15 सेकंड का अंतर पड़ना चाहिए था, उसके अंतर से कम है। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि क्या हिमालय की आकर्षण शक्ति कम है, या यूँ कहें कि बड़ा भाई जो आकार जितना बड़ा है उसकी आकर्षण शक्ति उतनी कम होती जा रही है। दोनों नियम एक दूसरे के विपरीत हो गए। तब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए। उनका पहला मत ये था कि जो आकृति जितनी ज़्यादा बड़ी है उसके चट्टानों की, उसके कणों की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो उतना ही कम है। जो आकृति जितनी ज़्यादा छोटी है उसके चट्टानों के कणों के जो स्पेस है आपस में, जो डेंसिटी, जो घनत्व है, वो उतना ही अधिक है। कैसे?
कि अगर ये बड़ी आकृति जितना आकर्षण करती है उसी के बराबर छोटी वाली आकृति उसी के समान अनुपात में जो छोटी आकृति होगी वो भी बराबर आकर्षण कर रही है, क्योंकि इसमें भारी चट्टानें हैं, इसमें चट्टानें थोड़ी हल्की है जिनका घनत्व थोड़ा सा हल्का है। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें सामने आती है कि किस प्रकार से हम लोग ये प्रेक्षण करें कि हिमालय आकर्षित कर रहा है परंतु उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं कर रहा, तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो जिस वैज्ञानिक ने डटन की, जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिस वैज्ञानिक ने, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जो था डटन, उन्होंने एक कथन दिया। उनका ये कथन था कि जो आकृति जितनी ज़्यादा ऊंची है वो उतने ही कम घनत्व की चट्टानों से मिलकर बनी है, जो आकृति जितनी ज़्यादा नीची है वो उतने ही अधिक घनत्व के आकार की चट्टानों से मिलकर के बनी है। तो ये बेसिकली एक कथन आया। फिर इसके ऊपर और अलग अलग प्रेक्षण किए गए, एरी के द्वारा, प्राट के द्वारा, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके के प्रेक्षण करके बताया कि क्या चट्टानों का घनत्व अलग अलग है अथवा पृथ्वी के भीतर ही ऐसा कोई तल है जहाँ से ये सब के सब चीज़ें समान हो जाती है। तो सबसे पहले तो जब हम लोग इसे देखेंगे तो लिथोस्फीयर जो है, जो हमारा जो सरफेस होता है पृथ्वी का, वो किस प्रकार से बना हुआ है हमें ये जानना पड़ेगा। फिर हमें ये जानना है कि जो ऊंचे पर्वत हैं क्या वाकई में उनका घनत्व कम है, पठारों का घनत्व उससे ज़्यादा है, और मैदानों का घनत्व क्या उससे ज़्यादा है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो थ्योरम आती है वो ये कहती है कि ये देखिए, ये जो ऊंचे पर्वत बने हैं, फिर ये पठार बने हैं और नीचे मैदान बने हैं। ये तो हो गया माउंटेन्स, ये पठार मतलब प्लेटू, और ये प्लेन। तो उसने ये कहा कि ये सभी के सभी चीज़ें इस धरातल पर समान संतुलन की अवस्था में बने हुए हैं। तो समान संतुलन कब हो सकता है? जब तीनों का भार बराबर हो। तो तीनों का भार बराबर कब होगा? जो लंबा वाला है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसका घनत्व कम हो, जो बीच वाला है उसका घनत्व इसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा हो, और जो सबसे छोटा वाला है उसका घनत्व सबसे ज़्यादा हो। मतलब इसकी चट्टानें सबसे ज़्यादा भारी होंगी और जो सबसे ऊंचा है उसकी चट्टानें सबसे ज़्यादा हल्की होंगी। जब इस घनत्व में अंतर आएगा तभी ये एक समान स्थिति के अंदर संतुलन में पृथ्वी पर कायम रहेंगे। तो बेसिकली ये एक थ्योरम सामने आती है। इसके पश्चात एरी और प्राट दो वैज्ञानिक हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे से अपोजिट, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी अलग अलग थ्योरम इसके बारे में पेश की है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या है वो थ्योरम। आज के वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना जाना है कि पृथ्वी पर विभिन्न भू आकृतियाँ एक संतुलन की स्थिति के अंदर कायम है। अब ये संतुलन तो है, अब ये संतुलन किस प्रकार से है हमें वो देखना है। तो हमने एक बात जानी कि जब हम भारत में जब इसका प्रेक्षण कर रहे थे, हिमालय के अंदर हम कोई सर्वे कर रहे थे, तो हमने देखा कि सर्वे की जो सुई है, जो प्लम बॉब है, वो हिमालय की तरफ थोड़ा आकर्षित हो रहा था। क्लियर है? तो हिमालय की तरफ कितना आकर्षित हुआ? तो वो लगभग 5 सेकंड आकर्षित हुआ। 5 सेकंड, जैसे हम लोग देखते हैं ना, डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड, तो ये मापने का एक इकाई है। तो फिर हमने प्रेक्षण किया कि क्यों आकर्षित हुआ, तो पता चला कि हिमालय के जो स्वरूप इतना बड़ा है उसकी आकर्षण शक्ति के कारण। तब हमने फिर अंदाज़ा लगाया, हमने हमारे थ्योरम के हिसाब से देखा कि इतने बड़े हिमालय की आकर्षण शक्ति कितनी होगी। तो जब वो आकर्षण शक्ति देखी हमने, तो उस आकर्षण शक्ति से हमें ये पता चला कि इसकी इतनी आकर्षण शक्ति तो है कि ये कम से कम 15 सेकंड तक इसे आकर्षित करता। पर ये 15 सेकंड न करके सिर्फ 5 सेकंड ही कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, हम जिस धरातल पर मैदान पे खड़े हैं इसकी चट्टानों में और हिमालय की चट्टानों में फ़र्क है। तो इस प्रकार का प्रेक्षण किया गया भारत के तत्कालीन सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा, और इसी प्रकार का सर्वे 1735 में पियरे बोग्यार नाम के एक वैज्ञानिक ने साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वतमाला में भी किया था। इस चीज़ के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई होगी जिसमें अभी तक हमें क्लियरिटी नहीं होगी कि हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट जो 2 वीडियो आएंगे, एरी का और प्राट का, जब एरी और प्राट अपने अपने सिद्धांत इसके बारे में प्रस्तुत करते हैं, जब वो ये बताते हैं कि नहीं, ये जो भू संतुलन है ये इस प्रकार से कायम है, तो हम इसकी थ्योरी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम लोग चैप्टर्स को निपटाएंगे। बने रहिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।